कुछ टेक्निक्स टाइम मैनेजमेंट की होती हैं। आइए उनके बारे में बातचीत करें कि क्या-क्या टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले तो ये एनालिसिस करना कि हम अपना समय कैसे बिताते हैं। इस बारे में सोचें कि हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम। उसके बाद आप अपने कुछ गोल्स भी बनाइए भाई, सेट करें गोल्स को कि आप टाइम मैनेजमेंट से अचीव क्या करना चाहते हैं। आप क्या ज़्यादा टाइम अपनी कुछ लोगों को जैसे नौकरी करनी है और उसके साथ-साथ एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो अगर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो ये काम कर ही नहीं पाएँगे। जैसे कुछ लोगों को आज की तारीख में यंग जनरेशन वो नौकरी भी कर रही है और शाम को 4 घंटे का एक अपना बिज़नेस भी सेट कर रही है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि वो नौकरी छोड़ के ही बिज़नेस करें। ऐसे बहुत से यंगस्टर्स को आज मैं देख रहा हूँ, जो नौकरी भी कर रहे हैं और 3 से 4 घंटे का एक बिज़नेस भी रन कर रहे हैं। तो ये सब वो तभी कर पा रहे हैं, जब उन्होंने बहुत अच्छे से अपने टाइम मैनेजमेंट के गोल्स सेट किए हुए हैं, लक्ष्य सेट किए हुए हैं और वो डिफाइन्ड हैं। आपकी प्रायोरिटी क्या है? जिन टेक्निक्स की हम बात करते हैं, आपको बिल्कुल जैसे अभी मैंने बताया था ना ABCD क्लासिफिकेशन, तो वैसे ही टॉप प्रायोरिटी वर्क आपके कौन-कौन से हैं, इम्पोर्टेंट काम कौन-कौन से हैं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। डायरी मैनेजमेंट बहुत फंडामेंटल टूल है इस सारी चीज़ का। आप जितना बेहतर ढंग से डायरी मैनेज करेंगे और डायरी मैनेजमेंट में केवल जैसे मैंने बताया भी कि रात में टू डू लिस्ट अगले दिन की बनाई जाती है या वीक की बनाई जाती है सैटरडेज़ को या संडेज़ को, तो ये केवल उतना ही नहीं है। ये आज के काम की एनालिसिस भी है। आज हम रात को तो कल का काम बना रहे हैं, लेकिन आज की काम की जो हमने लिस्ट बनाई थी, जो 10 काम डाले थे, उनमें से हमने कितने बेहतर तरीके से किए, कितने हम नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए और कल की प्लानिंग में फिर हम प्रैक्टिकल भी होने लगे और ठीक ढंग से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें। भई पता चला हमने डिसाइड तो किया था लेकिन हमने बहुत ज़्यादा टाइम कोई रैंडम दोस्त आ गया और उसके साथ 1 घंटा हमारा चाय में चला गया, आराम से हम बैठे थे, तो हमारे बहुत से इम्पोर्टेंट काम छूट गए। तो ये भी नहीं होना चाहिए। हमें अपने वक़्त को मैनेज करना आना चाहिए। तो ये देखें कि आप डायरी मैनेजमेंट को अच्छे से कर रहे हों, टू डू लिस्टिंग भी कर रहे हों और टाइम स्पेंड की एनालिसिस भी बहुत अच्छे से कर रहे हों। आप एक और चीज़ है कि जो थोड़ा-सा नॉन प्रायोरिटी वर्क है, जो आपके बगैर हो सकता है, उसको आपको धीरे-धीरे दूसरों को देना है, ट्रेन करके देना है। जैसे बहुत छोटे-छोटे काम मैंने देखा है घरों में भी, माएँ अपने बच्चों को 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के बच्चों को छोटे-छोटे काम वो डेलीगेट करने लगती हैं कि तुम ये कर लो, तुम एक तरह से उससे उन बच्चों का भी डेवलपमेंट हो रहा है। छोटे-छोटे काम को हैंडल करने की एबिलिटी के बाद ही बड़ा काम हैंडल करने की एबिलिटी आएगी। तो वो भी कार्य हो रहा है और साथ में यहाँ पर मदर को कुछ अपने लिए टाइम मिल रहा है, कुछ बेहतर ढंग से वो अपना वक़्त यूटिलाइज़ करेंगी। हो सकता है कि वही सेम टाइम जो बच रहा है, उसमें बच्चे के ही लिए वो कुछ अच्छा-सा प्लान कर लें या जो भी है। तो आप देखेंगे कि आपको अपने काम को थोड़ा-सा डेलीगेट करने की आदत डालिए। अपने प्रति बहुत ज़्यादा हार्ड भी मत होइएगा। कि पता चला मैंने शुरू में ही कॉशन डाल दिया था कि अक्सर मैंने देखा है कि जब आदमी डायरी मैनेजमेंट शुरू करता है और अपनी टू डू लिस्ट बनाता है, कार्य की सूची बनाता है, तो उसमें इतने काम डाल देता है कि वो उसको फुलफिल ही नहीं कर पाता है। और उसके बाद वो 2 दिन में 3 दिन में निराश हो जाता है कि यार कोई फ़र्क तो आ नहीं रहा है, कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। काम ही नहीं हो पा रहे हैं, ये पहले भी नहीं हो पाते थे, अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको ये इम्प्रैक्टिकैलिटी से बचना चाहिए। आप सही जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको बहुत प्रैक्टिकली टॉप प्रायोरिटी देन मीडियम प्रायोरिटी वर्क्स जो अर्जेंट और नॉन अर्जेंट मैट्रिक्स से आए हों, मैट्रिक्स से आए हों, उसके हिसाब से आपको अपनी गतिविधियों को कंट्रोल करना है, हैंडल करना है और पूरा प्रयास करना है कि आप उस पर स्टिक करें, उसको टालें नहीं। प्रोक्रास्टिनेशन को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तब जाके आप टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर ढंग से कर पाएँगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ प्रभावी युक्तियाँ हैं जिनके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जैसा फिर से कह रहा हूँ कि सबसे पहले ये एनालाइज़ करें कि मैं मेरा आज का दिन जो मैंने डिसाइड किया था, जो मेरा प्लान भी बना हुआ था, कल रात को जो मैंने डिसाइड किया था, वो कैसा गया? तो एनालिसिस ऑफ टाइम स्पेंड बहुत ज़रूरी है या मैं अपना वक़्त अमूमन कैसे खर्च करता हूँ? अ, अपनी हेल्थ के लिए लोग टाइम नहीं निकाल पाते और
पुअर हेल्थ कंडीशंस के शिकार हो जाते हैं, लेकिन टाइम का इशू रहता है। वहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से टाइम निकाल लें। तो आप कैसे अपना टाइम बिता रहे हैं? आपको इस बात की एनालिसिस करनी चाहिए। आपको जो सिमिलर तरह के टास्क हैं, एक तरह के टास्क हैं, उनको एक ग्रुप बना लेना चाहिए। तो अगर जैसे एक बहुत छोटा घरेलू जैसा एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको मालूम है कि वीक में आपको एक बार ग्रोसरी एंड देन वेजिटेबल्स एंड बाकी इस तरह के काम करने हैं, तो एक टाइम स्लॉट बना लिया कि एक्स टाइम पे सैटरडेज़ को हम इस समय से इस समय तक ये हाउस मेंबर्स के लिए भी हो सकता है, या आपके लिए भी हो सकता है। कंसोलिडेट करें एक तरह के काम को और उनको वन शॉट करने की आदत डालें। किसी भी काम को ओपन एंडेड ना करें कि भई अर्जेंट काम है और हमको करना ही करना है। उस पे टाइम लिमिट डालें, हमको 2 घंटे में करना है। जैसे स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करते हैं और अपना टाइम टेबल बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि 2 घंटे के लिए मैथ्स लिखा है, फिर 1 घंटे के लिए फिज़िक्स लिखा है और जब पढ़ने बैठे तो 2 घंटे की जगह वो आज मैथ्स 4 घंटे को पढ़ गए। तो टाइम भले ही उन्होंने उतना दिया है, लेकिन उन्होंने फिज़िक्स के टाइम को डिफ़ाई किया। तो एज़ अ रिज़ल्ट अगर आप किसी चीज़ में कम टाइम डालेंगे तो वो कमज़ोर होगी और बाद में ये होने लगता है कि मुझे फिज़िक्स में मज़ा नहीं आता। भाई आप उसमें टाइम भी कम देते हैं और आपका टाइम टेबल भले ही बना हुआ है, लेकिन आप उस पे एडहियर नहीं करते हैं, उस पर चिपक के नहीं रहते। तो आपको टाइम लिमिट्स भी डालनी होंगी और उनको एडजस्ट करना होगा। अगर मैंने 1 घंटे का एक्सरसाइज़िंग डाल रखा है, तो मेरे को उस 1 घंटे में ही एक्सरसाइज़िंग करनी होगी। ऐसा भी नहीं होगा कि हम 2-2 घंटा एक्सरसाइज़ करने लगेंगे और ऐसा भी नहीं होगा कि हम उसको बिल्कुल नहीं करें या उस टाइम को किसी और चीज़ को दे दें। टाइम के बॉक्सेस होते हैं, आपको उनको ऑनर करना होगा। बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग मत करिए कि एक हाथ से फ़ोन चल रहा है, दूसरे हाथ से मेल चल रही है और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट वर्क भी करते जा रहे हैं, बिल्स भी साइन करते जा रहे हैं। ये बहुत टू मच हो जाता है और उसमें बहुत आधा-अधूरा कार्य 2-3 जगह डिवाइड हो जाता है। हम में से बहुत कम लोग इतने दक्ष होते हैं कि इस तरह से दिमाग का इस्तेमाल कर सकें। दिमाग सबसे बेहतर फ़ोकस्ड होकर ही प्रयोग में लाया जाता है, तो फ़ोकस्ड रहें, मल्टीटास्किंग ना करें, बहुत सारा बफ़र्स ना क्रिएट करें और थोड़ा संगठित रहें, ऑर्गेनाइज़्ड हो जाएँ। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, तो साथ में सबसे बड़ी चीज़ जो आज की तारीख में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। फ़ोन कॉल्स से लेकर सोशल मीडिया तक, टीवी व्यूइंग तक ये सारी डिस्ट्रैक्शंस को कोशिश करें अवॉइड करें। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। इंटरनेट में 2 बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मतलब एक बहुत राइट साइड ऑफ इंटरनेट है और दूसरी बहुत रॉन्ग साइड ऑफ इंटरनेट है। तो आपको ये तय करना है कि आप कितना समय इस तरह की गतिविधियों में डालते हैं और वो भी किस तरह से डालते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अ, आज जैसे हम लोगों ने जो बातचीत की है वो समय प्रबंधन कैसे किया जाता है के बारे में बात किया, उसका क्या इम्पोर्टेंस था, इस बारे में हम लोगों ने बातचीत करी। क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, उसका महत्व क्या है और हम कैसे कर सकते हैं प्रबंधन, कुछ टूल्स एंड टिप्स के बारे में जो बात हुई और टाइम मैनेजमेंट के ट्रिक्स के बारे में बातचीत की गई। टाइम मैनेजमेंट का एक मैट्रिक्स मैंने दिखाया था कि कैसे अर्जेंट, नॉन अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉन इम्पॉर्टेंट के बेसिस पर हम अपने वर्क्स को सेग्रीगेट करते हैं, उनको ए, बी, सी, डी क्लासिफिकेशन देते हैं और कुछ टिप्स जैसे कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं, डायरी मैनेजमेंट कैसे करें, टू डू लिस्टिंग कैसे करें, कैसे फ़ोकस्ड रहें, डिस्ट्रैक्शन का पार्ट ना बनें, मल्टीटास्किंग ना करें। दोस्तों, एक उद्यमी के तौर पर ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम अ, अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे बना रहे हैं, स्पेशली जो हमारे बिजनेस प्लान होते हैं या वो डॉक्यूमेंट्स जो हमको बैंक्स में या फंडिंग एजेंसीज पे या अपनी टीम्स के साथ डालने होते हैं, डिस्कस करने होते हैं, वो कैसे बन रहे हैं। लेखन और प्रलेखन की यानी राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन की कि कैसे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को लिखा जाता है और उनको उनको कैसे हैंडल किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस सत्र के अंत तक मैं आपसे लेखन और परिलेखन की परिभाषा के बारे में बात करूंगा और क्या वेरियस स्टेप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हैं और उनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए और ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है।
व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन? हिंदी में पढ़ के बताऊं कि एक दस्तावेज जो लिखित हो या मुद्रित हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, अ, उसमें फैक्ट्स क्या हैं और उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड कैसे है। एक पीस ऑफ रिटन, प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक होता है ये। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, यानी ये जानकारी प्रदान करता है और एविडेंस प्रदान करता है। ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड की तरह भी सर्व करता है। हम मेल भी लिखते हैं तो वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो एक जानकारी है, फैक्ट्स हैं और वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड के कीपिंग के भी काम आता है। तो क्या-क्या स्टेप्स होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के? तो ये एक 5 स्टेप्स की एक प्रक्रिया होती है और बारी-बारी से हम लोग जानेंगे कि ये क्या प्रक्रिया है और इसको कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जो लिखना है, उसकी योजना बनानी चाहिए। प्लान योर डॉक्यूमेंट। उसकी योजना क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? हाँ, किसको टारगेट कर रही है? क्या आप फंडिंग के लिए डॉक्यूमेंट बना रहे हैं? क्या आप अपनी टीम को के लिए डॉक्यूमेंट बना रहे हैं? क्या आप जनरल पब्लिक के लिए डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, दस्तावेज बना रहे हैं? तो क्योंकि जिसके लिए ये डॉक्यूमेंट होगा, उसी तरह से उसका उद्देश्य बदल जाएगा, उसकी शैली बदल जाएगी, बात लिखने का लहजा बदल जाएगा कि चीज़ें बदल बदल जाएँगी। पता चला कि मैं जो डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, मुझे किसी बिज़नेस स्कूल को एक स्पीच देनी है, इसलिए बना रहा हूँ। तो मेरी बातचीत का तरीका बदल जाएगा, उसमें उसमें जो चीज़ों को मैं शामिल करूँगा वो बदल जाएगा। अगर यही काम मैं किसी प्रोफ़ेशनल कॉर्पोरेट हाउस के लिए कर रहा हूँगा तो मेरा कहने का तरीका बदल जाएगा। अगर मैं किसी अपने व्यापार के लिए फंडिंग माँग रहा हूँ तो मेरा कहने का तरीका बदल जाएगा। तो हमें अपना डॉक्यूमेंट प्लान करना है क्योंकि उसके बेसिस पर हमारा उद्देश्य क्लियर होता है। दूसरा, अब क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट प्लान कर लिया, दस्तावेज प्लान कर लिया कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, अब उसकी रिसर्च शुरू होती है कि भाई उदाहरण क्या हैं, एग्ज़ाम्पल क्या हैं, जो हम कहने जा रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, उसके उदाहरण क्या हैं, उसके फैक्ट्स क्या हैं, उसका डेटा पॉइंट क्या है, क्या-क्या अवेलेबल है, क्या-क्या नहीं अवेलेबल है और हमको वो रिसर्च करनी पड़ेगी। सो दैट हमारा जो दस्तावेज है, क्योंकि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड भी होने जा रहा है, वो एक पावरफुल दस्तावेज बने, एक वो करेक्ट डॉक्यूमेंट हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो उसमें हमको ये देखना है कि कैसे हम उसमें फैक्ट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें माइंड मैपिंग किस तरह की गई है, कैसे मल्टीमीडिया का यूज़ करना है, नहीं करना है, किस तरह का मल्टीमीडिया का यूज़ करना है, क्या ऑडियो वीडियो बनाना है, क्या पिक्चर से ही काम हो जाएगा, क्या प्रेज़ेंटेशन है ये या क्या केवल एक ऐसे जैसा राइट अप करना है, क्या है, छवियों का कैसा उपयोग करेंगे, वीडियोज़ का कैसा उपयोग करेंगे, इस बारे में हम जानते हैं, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट की आउटलाइन, अगर मेरे को प्रेजेंटेशन भी देना है तो फिर मैं उसकी आउटलाइन डिसाइड करता हूँ कि भाई पहले तो ये है क्या, थीसिस है या पेपर है या लेटर है ऑर्गेनाइजेशन को या कोई लॉजिकल ऐसे है या रिसर्च का प्रपोजल है या एप्लीकेशन है, ये क्या है। तो इसके बेसिस पर मैं वो पूरी आउटलाइन बनाता हूँ कि भाई क्या पहले आएगा, ओपनिंग स्टेटमेंट्स क्या होंगे, फिर बीच में मिड सेक्शन क्या होगा, देन लोअर सेक्शन क्या होगा और कंक्लूड कैसे करेंगे, इस सारी बातों को बात करते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट को आउटलाइन उसकी आपको तैयार करनी है और उसका जैसा बता भी चुका हूँ कि उसका टॉप सेक्शन क्या होगा, उसका ओपनिंग कैसा होगा, उसका मिड सेक्शन कैसा होगा, उसका एंड सेक्शन कैसा होगा और कैसे कंक्लूड करेंगे का पूरा रेखांकित करना होगा आपको अपने दस्तावेज के लिए। अब चौथा स्टेप जो होता है वो लिखने का स्टेप होता है कि भाई आप जितनी जानकारी आपने इकट्ठी की थी स्टेप 2 में, उसको और अपनी आउटलाइन के बेसिस पर आप उसको लिख कैसे रहे हैं? किस-किस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? कैसे अपनी लेखनी को आप पावरफुल बना रहे हैं? आप किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं? किन इडियम्स एंड फ्रेजेस का उपयोग कर रहे हैं? कैसे एग्ज़ाम्पल उसमें डाल रहे हैं जिससे जिस भी व्यक्ति को वो टारगेट कर रहा है, भाई हर कम्युनिकेशन किसी ख़ास ऑडियंस को टारगेट करता है। तो जिनको वो टारगेट कर रहा है, उनको वो बात कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से समझ आए, एक चीज़, और समझ आने के बाद वो अपना प्रभाव छोड़े।
अगर हम कोई स्पीच भी देते हैं तो एक अपनी बात को कहने का तरीका और अंत में वो प्रभावशाली हुई कि नहीं, उसकी वजह से वो कार्य हुआ कि नहीं, हर चीज़ का एक एजेंडा होता है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और उनके बेसिस पर राइटिंग द डॉक्यूमेंट का स्टेप पूरा किया जाता है कि दस्तावेज को लिखने का कार्य किया जाता है। अगला जो जो 5वां चरण होता है डॉक्यूमेंटेशंस के स्टेप के लिए, प्रलेखन के लिए उठाए गए कदमों का हम ज़िक्र कर रहे हैं, चरणों की बात हो रही है। तो जो 5वां स्टेप होता है वो है एडिटिंग योर डॉक्यूमेंट। आपने लिख तो लिया, लेकिन अब उसमें क्या जोड़ना है, क्या ज़्यादा लिख गया है उसको हटाना है, किन वाक्यों को पुनः रीस्ट्रक्चर करना है कि वो बात नहीं बन पा रही है, उनको राइट ढंग से रीस्ट्रक्चर करना है, कैसे शफलिंग करनी है, कहीं स्टेटमेंट्स की शफलिंग करनी कि नहीं यार इसको ऊपर ही लिख दो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक बार शुरुआत में ही आ जाए और उसके बाद फिर से इसको लास्ट में भी डाल देते हैं, तो फिर से रिपीट हो जाएगी, तो बात पूरी-पूरी हो जाएगी। तो क्या हटाना है, क्या रखना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करना होता है। तो ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया कि ये 5 चरण की प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो आपको अपने दस्तावेज की योजना बनानी है कि ये उसका उद्देश्य क्या है, किस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। उसके बाद आपको उसके बारे में रिसर्च और अनुसंधान करना चाहिए कि भई इसमें फैक्ट्स क्या हैं, एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं, कहाँ कैसे हो रहा है, वैश्विक स्तर पर बात करनी है, प्रादेशिक स्तर पर करनी है, देश के स्तर पर करनी है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट की आउटलाइन बनाते हैं कि उसको रेखांकित किया जाए। उसके बाद आप उसको अपनी राइटिंग के वर्क पे आ जाते हैं, आप दस्तावेज को लिखना शुरू करते हैं। और जो सबसे अंतिम प्रक्रिया है कि डॉक्यूमेंट को कैसे एडिट करना है जिससे वो कंप्लीट लगे, प्रभावशाली लगे और अपना कार्य कर सके। आइए जानते हैं कि एक बिज़नेस प्लान के क्या एलिमेंट्स होते हैं कि बिजनेस प्लान एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये सबसे बड़ा टूल है एक बिजनेस के शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। तो बिजनेस प्लान एक दस्तावेज, जब हम क्योंकि आज इस सेशन में बात कर रहे हैं कि कैसे दस्तावेज को लिखा जाए और डॉक्यूमेंट कैसे तैयार किए जाएं, जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट मेरी समझ में बिजनेस प्लान होता है। तो आइए समझना शुरू करते हैं कि उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी होती है। अब एग्जीक्यूटिव समरी क्या चीज़ है? ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले अगर मेरा डॉक्यूमेंट बहुत बहुत सीनियर प्रोफाइल पर जा रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे जा रहा है, जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन पे जा रहा है, या कंपनी के टॉप बॉसेस पे जा रहा है, या हाई क्वालिटी फंडिंग एजेंसी के टॉप बॉसेस पे जा रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि इन लोगों के पास बहुत समय नहीं होता है, बहुत कम शब्दों में, बमुश्किल 1 पेज या डेढ़ पेज में या 2 पेज में एट द मैक्सिमम आपको अपने प्रपोज़ल की, अपने जो बात आप कहना चाह रहे हैं, उसकी समराइज़्ड वर्ज़न क्या है, उसके बारे में आपको बात करनी होती है। तो एग्ज़ीक्यूटिव समरी टॉप एग्ज़ीक्यूटिव्स के लिए होती है कि वो पूरी कहानी नहीं पढ़ पाएँगे, उनके पास इतना समय नहीं होगा। तो इस प्रपोज़ल का, इस बिज़नेस का क्या है ये बिज़नेस? ये अभी कैसा है? 2 लाइन में ये बताया जाए, देन अगर हम इस कैटेगरी में आते हैं तो हमारा हम कैसे करेंगे? हमारा यूएसपी क्या है? हमारा मेन पॉइंट क्या है? और उस मेन पॉइंट की वजह से क्या होने जा रहा है कंज़्यूमर लेवल पर और कंपनी लेवल पर, और उससे कितना ऑब्जेक्टिव अचीव होगा? मुनाफ़ा एक ऑब्जेक्टिव है, मार्केट शेयर एक ऑब्जेक्टिव है, अन्य चीज़ें भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकती हैं। तो उससे कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव होगा और क्या मेरी ज़रूरत है? मुझे रिसोर्स के तौर पर क्या चाहिए या मेरी क्या रिसोर्स रिक्वायरमेंट है? तो इन चीज़ों को हम एग्ज़ीक्यूटिव समरी में बहुत क्रिस्प ढंग से हैंडल करते हैं, बहुत संक्षिप्त ढंग से हैंडल करते हैं। जो दूसरा अवयव होता है, जो कंपोनेंट होता है, एलिमेंट होता है, वो है अपॉर्च्युनिटी कि भई अवसर के बारे में बात करें कि कौन-सी कैटेगरी है, अभी किस स्टेज पर है, क्या बहुत ग्रोथ चल रही है वहाँ पर? जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की अगर बात करें या चार्जिंग स्टेशंस की बात करें, तो क्योंकि इंडिया ने 2027 से 2030 तक बहुत बड़े लक्ष्य ले रखे हैं एज़ अ कंट्री कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन 70% तक पहुँचा देंगे, यानी अ, 100 में 70
लोगों पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मिलने लग जाएंगे। अगर इस तरह से कन्वर्जन होगा ऑटोमोबाइल्स में, टू व्हीलर में या थ्री व्हीलर्स में या फोर व्हीलर्स में, हम 40% तक पहुंच जाएंगे कि यानी 100 गाड़ियां अगर बिक रही होंगी तो 40 गाड़ियां ईवी बिक रही होंगी। इस तरह के आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव्स के साथ कैसा मार्केट बनने जा रहा है, तो यानी एक बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है ईवी कैटेगरी में और बहुत तगड़ी सेल्स आने जा रही है अगले 5 साल में। लेट्स से ये इंडस्ट्री 200 गुना से बढ़ने की उम्मीद है। तो अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है तो ये एक बड़ा अवसर है। तो किस तरह का अवसर क्रिएट हो रहा है, क्या साइज ऑफ मार्केट है, इस बारे में हम अपॉर्चुनिटी के अपने एलिमेंट में बात करते हैं। अब जो एग्जीक्यूशन पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में बात करी जाती है कि भाई हमारे ऑपरेशनल गेम प्लान क्या रहेंगे, हम एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, हमारी टीम साइज क्या होगा, हमें कहाँ कितने प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो जो भी चीज़ें हमें एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी चीज़ों का डिस्कशन हम अपने एग्जीक्यूशन वाले एलिमेंट में करते हैं, उस पॉइंटर में करते हैं बिजनेस प्लान के। एक कंपनी सारांश भी आता है कि भाई कंपनी की समरी क्या है, कंपनी लेवल पर जिस भी प्लान की बात हो रही है, जिस भी प्लान की बात हो रही है कंपनी लेवल पर वो कैसा दिख रहा है, उसका समराइज्ड वर्जन क्या है, कि क्या होने जा रहा है, इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, इससे कंपनी किन किन चीज़ों को कंपनी देगी, या मतलब उसको रिसोर्स प्लानिंग में क्या कंट्रीब्यूट करना होगा और कैसे हो रहा होगा, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन कंपनी सारांश वाले अवयव में, उस वाले एलिमेंट में होता है, उस कंपोनेंट में होता है। सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल प्लान क्या है। अब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, इस कागज़ में, ये अपने आप में 5-7 पेजेस की कम से कम चीज़ होती है और इसमें आप अपने प्रोजेक्शंस के बारे में बात करते हैं कि भाई क्योंकि हमारी सेल्स एक्स होने वाली है, ये प्रॉपर प्रोजेक्टेड पीएनएल स्टेटमेंट्स की बात होती है कि हमारा पीएनएल ऐसा रहने वाला है, यानी हमारी हमें इस तरह के सेल्स की उम्मीद है और इतना हमारा रेवेन्यू आएगा और इतना हमारा ऑपरेशनल प्रॉफिट होगा, यानी कॉस्ट काट के और खर्चे काट कर हम यहाँ पर ठहरेंगे और उसके बाद इतना हमारा डेप्रिसिएशन में निकल जाएगा और पहले साल इतना होगा और दूसरे साल इतना होगा और तीसरे साल किस किस तरह से होगा, और या इवन लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान भी है तो 7-8 साल में क्या हो रहा होगा। तो ये एक फर्स्ट स्टेज ऑफ टूल हो जाता है कि पीएनएल के बारे में बातचीत होती है। दूसरा, जैसा-जैसा पीएनएल बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में मदद मिलेगी कि भाई इतना रेवेन्यू अगर आएगा तो फाइनेंस वाला फिर बजट कर लेता है कि इतना नहीं आया तो 80% आएगा तो बचा हुआ कहाँ से फीड करेंगे, या जो कह रहे हैं उससे ज़्यादा आ गया तो कैसे हैंडल होगा। तो कैश मैनेजमेंट कैसे हो रहा होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है कि हमको कैश की कैसे रिक्वायरमेंट आने वाली है, कि रेवेन्यू आ रहा होगा तो प्रोडक्ट या सर्विस से आ रहा होगा, वो कॉस्ट खर्च हो रही होगी प्लांट के लेवल पर, प्रोडक्ट के लेवल पर, या लोगों के लेवल पर कॉस्ट का खर्चा हो रहा होगा, ट्रेनिंग्स में खर्चा हो रहा होगा। तो इतना सारा जो कैश होगा कैसे फ्लो कर रहा होगा कंपनी लेवल पर, और जो हमारी कैश की रिक्वायरमेंट होंगी वो कब कब कहाँ कहाँ से फीड हो रही होंगी। तो इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो ये सारी वित्तीय योजना इस एलिमेंट का पार्ट होती हैं। बिजनेस प्लान में फाइनेंशियल प्लान क्या है, आप उसके बारे में प्रॉपर बात करते हैं। देन फाइनली अपेंडिक्स का पार्ट होता है, यानी अनुबंध, यानी आपने किन किन चीज़ों को से रेफ़र किया है, अज़म्पशन्स क्या हैं, आपकी हाइपोथेसिस क्या थी, किन जगहों से आपने डेटा उठाया है, क्या आपके प्रेडिक्शंस जो हैं, उनका सोर्स क्या है, कितना रियलिस्टिक सोर्स है, कितना करेक्ट सोर्स है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आपने कोई भी एक हाइपोथेसिस बना के दे दी है और उसके बेसिस पर वो फैसला ले लेगा, ऐसा तो नहीं होने जा रहा। तो होने क्या जा रहा है, वो ये देखता है कि आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। तो आप अपने अपेंडिक्स में इस तरह की सारी चीज़ें, आप जो अनुबंधित है उसमें आप इस तरह की सारी चीज़ें लिखते हैं कि मैंने ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज़ किया है, और उसकी बाकायदा डिटेल्स दी जाती हैं सो दैट अगर किसी भी हाइपोथेसिस में, किसी भी अजम्पशन में, अगर किसी को रेफर करना हो कि आप ये कह रहे हैं कि इतने परसेंट से ग्रोथ आएगी, आप किस बिहाफ पे कह रहे हैं, किस माध्यम से कह रहे हैं, तो आप अपना माध्यम तुरंत बताएंगे कि भाई आप अपेंडिक्स में जाइए और इस जगह पर मैंने उसका रेफरेंस दिया हुआ है। तो एक बिजनेस प्लान के ये सारे एलिमेंट्स होते हैं और इस तरह से एक अच्छा बिजनेस प्लान लिखा जाता है कि एक उसकी
एग्जीक्यूटिव समरी होती है, एक उसमें अपॉर्चुनिटी के साइज़ और उस मौके के बारे में बातचीत हुई होती है, एक उसमें एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, क्रियान्वयन कैसे होगा प्लान का, इस बारे में बातचीत होती है। कंपनी का सारांश क्या है, समरी क्या है कंपनी लेवल पर, कंपनी का फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, बहुत डिटेल में हम लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग की बातचीत की और अपेंडिक्स में हम उन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस को रखते हैं। तो ये है एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव कैसे किया जाता है, कुछ उस बारे में भी बातचीत हो जाए। तो आप हमेशा कॉल टू एक्शन यानी कर्म वाच्य के साथ ही अपने डॉक्यूमेंट को कंक्लूड करें, ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए। उसको आशावादी ढंग से आप जो व्यक्ति उसको पढ़ रहा है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए इसके बाद, आपको उस तरह से छोड़ना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट को कंक्लूड करना चाहिए। आप प्रयास करें कि अपने डॉक्यूमेंट में सिंपल विजुअल्स भी डालें। उससे बहुत बार केवल लिखा हुआ देखने से थोड़ी मोनोटनी आती है, बोरियत होने लगती है और वो बात उतने सही तरीके से कह भी नहीं जा सकती। कई बार एक चित्र अपनी बात 100 गुना बेहतर तरीके से कर देता है। तो अपने डॉक्यूमेंट में विजुअल्स का उपयोग करिए। अ, अच्छे टाइटल्स और बुलेट पॉइंट्स बनाइए। कई बार अच्छे टाइटल्स और बुलेट पॉइंट्स से ही पूरी बात समझ में आ जाती है। तो वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा अ, मतलब डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो टाइटल्स और बुलेट पॉइंट से समझ जाते हैं कि क्या बात हो रही है, क्या फ्लो है थॉट्स का। तो ये ध्यान रखिएगा। अ, बहुत ज़्यादा टफ शब्दावली का उपयोग ना करें। बहुत मुहावरों का उपयोग ना करें। बोलचाल में मुहावरे बहुत प्रभावी होते हैं। रिटन में उसका बैलेंस्ड उपयोग होना चाहिए और पुनः प्रदर्शन मानक का भी प्रयोग होना चाहिए कि आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी उसमें डिफाइन कर सकें। आज इस सेशन में हम लोगों ने बात की है डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। हम लोगों ने ये भी बात की है कि क्या स्टेप्स होते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बनाए जाने चाहिए, जिनके थ्रू जिन 5 स्टेप्स की हम लोगों ने बात की कि वो डॉक्यूमेंटेशन करने के स्टेप्स होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूव करने को डॉक्यूमेंटेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, प्रलेखन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस बारे में भी हम लोगों ने बात की। मित्रों, मुझे बहुत उम्मीद है कि जब आप नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई बिज़नेस डॉक्यूमेंट लिखने बैठेंगे, चाहे बिज़नेस प्लान लिखने बैठेंगे, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी। आज के इस सेशन में हम लोगों ने ये जानकारी पहुँचाने का प्रयास किया है कि कैसे एक बेहतर बिज़नेस राइटिंग हो और उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए मीनिंगफुल रहा होगा। जो लोग अभी भी जुड़े रहना चाहते हैं और कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो नीचे दिए हुए ज़ूम लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और मुझसे वन ऑन वन क्वेश्चन पूछ सकते हैं।